नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का पहला चैप्टर और उसका हम पूरा ऑल ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव दोनों कराने वाले हैं आप सबके बीच में, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम आप लोग का जितना भी इसका क्वेश्चन है हम आप लोग को करा दें। यह क्वेश्चन जो भी होगा बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो प्यारे बच्चों, ये पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कराएंगे और आपको हम सब्जेक्टिव कराएंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि वो भी हमारे वीडियो से अपना तैयारी अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। यह क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं। तो देखिए भीमराव अम्बेडकर, यहाँ पर अम्बेडकर लिखा है, तो अम्बेडकर भी बोलते हैं और अम्बेडकर भी बोलते हैं। अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, अम्बेडकर, और आप अम्बेडकर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और भीमराव अम्बेडकर को बहुत सारे नामों से हम जान सकते हैं। बाबा साहब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा साहब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनको मतलब एक नाम से नहीं बल्कि बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक ना साहब। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, तो ये होगा, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबा साहब। अभी बताएं आपको, बाबा साहब को जो है भीमराव अम्बेडकर बोलिए, चाहे अम्बेडकर बोलिए, चाहे बाबा साहब बोलिए, बहुत सारे नाम है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। यह क्वेश्चन 2019 और 2020 में पूछा हुआ है। तो देखिए पहला दिया है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, दूसरा है 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में। तो बाबा साहब का जन्म बाबू 14 अप्रैल और 1891 ईस्वी में हुआ था और महू मध्य प्रदेश में, ठीक ना, याद रखना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ है। बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात या महाराष्ट्र, तब मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, यानी कि कहानी है, नाटक है, निबंध है कि आत्मकथा है। तो यह बाबू निबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर के व्याख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण, मतलब कहना का मतलब है जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, इसका अनुवादन कौन किया है हिंदी में। तो अनुवादन करने वाले व्यक्ति हैं ललित सिंह यादव, यानी कि इसका बी आंसर होगा। इस तरह आप लोग क्वेश्चन को देखते रहे प्यारे बच्चों, शुरू से अंत तक ले, ठीक ना। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं, किन्हें कहा जाता है, चाहे किसे कहते हैं, संविधान के पिता किन्हें माना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि महात्मा गांधी नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं, भीमराव अम्बेडकर यस, इसे मानेंगे सी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है, यानी कि किस भाषण से लिया गया है यह क्वेश्चन को। ओके, देखिए लिखा है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, यानी कि इसका सी आंसर होगा बाबू, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे, यानी कि इनके जीवन काल में कौन कौन व्यक्ति हैं जिनसे ये कुछ देखकर सीखा और प्रेरित हुए कुछ करने के लिए। तो कौन कौन व्यक्ति हैं, तो बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले या इनमें से सभी। तो यह तीनों व्यक्ति हैं जिनसे यह प्रेरित होकर कुछ अपने भविष्य में अपने कार्यों को आगे करना शुरू किए। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा, यानी कि मैक्स मुलर ने, कि भीमराव अम्बेडकर ने, कि बिरजू महाराज ने, कि अज्ञ। तो यानी कि भीमराव अम्बेडकर, यानी कि बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, लिखा है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन और जाति श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं, यानी कि आधुनिक जो लोग हैं
वह श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, कि इनमें से कोई नहीं? तो मानते हैं कि अगर जाति श्रम विभाजन जाति यानी कि काम को जाति पर बांटा जाए तो वह कार्य कुशलता होगा। इसका आंसर होगा ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। लिखा है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? जाति प्रथा है कि दहेज प्रथा है और शिक्षा है कि भ्रष्टाचार है? तो इसका ए आंसर होगा, यानी कि जाति प्रथा है बेरोजगारी का मुख्य कारण। क्वेश्चन दिया है समाज और राजनीति के बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अम्बेडकर ने कितने मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए? यानी किन किन व्यक्तियों का, अछूतों के लिए या स्त्रियों के लिए, मजदूरों के लिए या प्रतियों के, इनमें सभी के लिए? इसमें सभी हो गए, यानी कि डी इसका आंसर होगा, इनमें से सभी के लिए यह कार्य किए थे। आइए, संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? स्वतंत्रता पर, समानता पे, भ्रातृत्व पे, कि इनमें से सभी पे से? वो क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा डी होगा, यानी कि डी। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप है। इनका विडंबना का बात क्या है? तो इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इस टाइम में भी लोग क्या कर रहे हैं कि जातिवाद की मान्यता दे रहे हैं। इसी विडंबना की बात बाबा साहब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक क्या है? यानी कि बाबा साहब के अनुसार किस तरह भाईचारा रहना चाहिए? ठीक, तो शहद की तरह कि दूध पानी के मिश्रित तरह कि शक्कर और पानी के मिश्रण की तरह। तो बाबा साहब की कहना का है यह है कि भाईचारा इस तरह रहना चाहिए कि पता ना चले, जैसे कि पानी और दूध के मिश्रण होता है उस तरह, यानी कि इसका आंसर होगा बी। ओके, देखिए बच्चा, यहाँ पे 16 क्वेश्चन दिया है। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। किसे मानते हैं? यानी कि कार्य अकुशलता या जाति प्रथा या उद्योग धंधों की कमी या प्रतिकूल परिस्थितियां, यानी कि जाति प्रथा के मानते हैं बेरोजगारी की एक प्रमुख कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। दिया है जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह संभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? पहला है शिक्षा और संस्कृति से या श्रम विभाजन और जाति प्रथा से, यानी कि दूसरा इसका आंसर सही है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया है। जाति प्रथा पेश का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गंधांश के रचनाकार हैं, यानी कि यह जो बात बताया गया जाति प्रथा में, इसका लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद हैं या नलिनी विलास शर्मा या अमरकांत है? इनमें से डी या भीमराव अम्बेडकर हैं, यानी कि इसका लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, यानी कि डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ से लिया गया है? तो जातिवाद की बात किस में हुआ है? तो देखिए आप लोग, श्रम विभाजन जाति प्रथा में हुआ, यानी कि इसका बी आंसर होगा। ठीक ना। नेक्स्ट लिखा है जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। प्रस्तुत गद्यांश इस पाठ से उद्धृत है, यानी कि जित में निरखत हूँ या अवयवी या श्रम विभाजन और जाति प्रथा या मछली। इसका आंसर होगा सी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है? यह बाबा साहब ने लिखे हैं, बुद्धा एंड हिज धामा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हूँ आर शुद्धराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी लिखे या यतीन्द्र मिश्र लिखे हैं या भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो इसका होगा दूसरा आंसर, यानी कि लोकतंत्र है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो लोकतंत्र।
जाति प्रथा संभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि भेदभाव के कारण या पोषण के कारण या गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। इसका आंसर होगा डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। किनके प्रोत्साहन पर अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे, यानी कि इनके ही प्रोत्साहन राशि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण विडंबना कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, यानी कि यह कितने खंडों में बांटा हुआ है? तो यह 21 खंडों, यानी कि सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन के लिए तैयार किया गया था? यानी कि जो लाहौर में होने वाला था भाषण, वह किस वर्ष होने वाला था? तो 1936 में या 1937 में या 1938 में या 1940 में? तो इसका आंसर होगा 1936 में लाहौर में, यानी कि होने वाला था इनका भाषण। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? तो यह विडंबना की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? यानी कि निधन पूछा या जन्म पूछे तो जन्म बताना है 14 अप्रैल 1891 में, और निधन पूछे तो 6 दिसंबर बोलना है, 6 दिसंबर और 1956 ईस्वी में। ओके, यानी कि इसका सी आंसर होगा। ठीक ना। निधन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली 1956 में, और जन्म कब हुआ था? 1891 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महू मध्य प्रदेश किनका जन्म हुआ था? महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ है? तो भीमराव अम्बेडकर की महात्मा गांधी के, मैक्स मुलर या बिस्मिल्लाह खां के। तो उनका जन्म हुआ है भीमराव अम्बेडकर की, यानी कि इसका ए सही आंसर होगा। यानी कि महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ है? तो भीमराव अम्बेडकर की। देयर मैकनीज किनकी कृति है? यानी कि किनका है लिखा हुआ? तो यतीन्द्र मिश्र का या रामविलास शर्मा का या महात्मा गांधी का या भीमराव अम्बेडकर का है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? समर्थक या पालक या अपहास? इसका आंसर होगा सी, अपहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो गरीबी, बेरोजगारी है या गरीबी है या उद्योगों धंधों की कमी है या अमीरी है? तो इसका बाबू इसका आंसर होगा ए, यानी कि बेरोजगारी जो है वह जाति प्रथा का एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मानव मुक्ति के प्रोद्धा किसे कहा जाता है? यानी कि मानव को मुक्ति दिलाने वाले व्यक्ति को किन्हें माना जाता है, किन्हें व्यक्ति को माना जाता है? तो नलिनी विलोचन शर्मा या यतीन्द्र मिश्र को या भीमराव अम्बेडकर को, यानी कि इसका आंसर होगा सी, भीमराव अम्बेडकर को। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, आपको यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का खत्म हुआ, अब आया है यहाँ पे सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव का आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यह सब्जेक्टिव जो भी है क्वेश्चन यह पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देना है। ठीक ना। आप लोग को रटना नहीं है, बस समझना है, तो समझ के जाकर लिखना है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? यानी कि विडंबना का स्वरूप क्या है? अब लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? तो उत्तर लिखना है बाबू आपको कि लेखक के लिए विडंबना की बात यह है कि इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यानी कि बाबा साहब की विडंबना की बात यह है कि इस युग में भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है, यानी कि जातिवाद मानने वाले बहुत लोग हैं। यही इनको विडंबना की बात है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? यानी कि
जो जातिवाद के पोषक है यानी जातिवाद को मानने वाले व्यक्ति हैं वह जातिवाद के तर्क क्या देते हैं, ठीक ना। तो जातिवाद के पक्ष में क्या तर्क देते हैं, उत्तर है बाबू कि जातिवाद के पोषक इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। यानी कि इनका कहना है कि कार्य कुशलता कब अच्छा रहेगा कि अगर ये श्रम विभाजन जाति प्रथा रहेगा तो कार्य कुशलता अच्छा है। इसे और कहते हैं कि जातिवाद प्रथा जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि इनका कहना है कि यह जो है जातिवाद के पोषक के इस आधुनिक समाज में कार्य कुशलता मानते हैं। किनको मानते हैं, तो जातिवाद को अपना कार्य कुशलता मानते हैं और कहते हैं कि जातिवाद प्रथा के श्रम विभाजन के एक दूसरा नाम का रूप है, इसलिए इसका कोई दूसरा है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि जातिवाद के पोषक जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, थी ना। तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है। यानी कि कहना यह है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की पहली आपत्ति यह है कि जाति प्रथा पर श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों का भी विभाजन करती है, यानी कि कामों को भी बांटती है। और श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी सभ्य समाज में कार्य के साथ साथ लोगों का भी विभाजन सही विभाजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का संभाविक रूप क्यों नहीं है क्योंकि जा सकती। देखिए, जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का संभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। भारत के जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि समाज को श्रमिकों को एक दूसरे से ऊंच नीच को दर्शाता है, जो विश्व के किसी भी समाज के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है। तो भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। यानी कि भारत में जातिवाद प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं चुनने देती है जो उनका पूर्वज ने नहीं किया हो। ओके, पूर्वजों का नहीं कार्य चुनने देती है, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बना हुआ है, यानी प्रत्यक्ष रूप से कारण बनी हुई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उनके अंदर बहुत सारे होते हैं काला और उनके अंदर बहुत सारे होते हैं शक्ति को वो अपना कार्य करके दिखा दें, लेकिन कभी काल यह होता है कि उनको जाति के आधार पर छाड़ दिया जाता है तो उनका जो भी है वो करके दिखा नहीं पाते हैं, जिसके कारण यह बेरोजगारी के कारण बना हुआ है। अगर वो व्यक्ति कुछ करके दिखा देते हैं तो यह बेरोजगारी नहीं होती। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। यानी कि लेखक उद्योगों में गरीबी से भी उत्पीड़ित यानी गरीबी से भी बेकार किसे मानते हैं। तो लेखक ये बात कहते हैं कि गरीबी और उत्पीड़ित से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। किन्हें मानते हैं, यानी कि जातिवाद को मानते हैं। गरीबी से भी खतरनाक किसे मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों का उनके स्वभाव और अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। यानी कि जातिवाद एक ऐसा है कि जो अपना मन से चाहे कुछ करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको
अपने गरीबी से भी उत्पीड़ित किन्हें माना गया है, तो जाति प्रथा को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का एक रूप दिखाया है। तो इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू सबसे प्रमुख हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं। यानी कि सच्चे लोकतंत्र के लिए स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं। तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण के जैसा भाईचारा आवश्यक मानते हैं। यानी कि ऐसे अपने भाईचारा बना कर रखिए कि आपकी कोई देखे तो पता ना चले कि यह किस कास्ट का है या किस कास्ट का है। इस तरह का रहना चाहिए, और इस तरह रहने से क्या होगा कि आपकी बेरोजगारी जो है यानी कि गरीबी है वह दूर हो जाएगी और आप तरक्की करके कुछ कर पाएंगे। ठीक, तो यह हमारा आज से क्वेश्चन समाप्त हुआ प्यारे बच्चों। ठीक, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आएंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो हम लोग का थोड़ा मोटिवेशन होता है अगला वीडियो लाने के लिए। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं इस अभिलाषा से कि हमारा बच्चा वीडियो देखेगा, देख के अपना तैयारी करेगा। लेकिन अगर आप कमेंट ही नहीं करते हैं तो हमको मालूम नहीं चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसा चल रहा है, अगला वीडियो कौन सा लाना है या क्या करना है, कुछ मालूम नहीं चलेगा। इसलिए जो भी आपका माइंड में है वह कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा भी नहीं लगता है तो वो भी कमेंट कीजिए कि क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए प्यारे बच्चों कि कौन अगला वीडियो लाया जाए, ताकि हम आपको लिए वीडियो बनाएं। ठीक, यहाँ पे आप लोग मेरे चैनल को पहली बार तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आवश्यक सूचना है जो कि आप लोगों को ज़रूरत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।